हेलो दोस्तों, गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित 6A और 6B प्रश्नावली के सवालों को हल करके दिखाऊंगा। ये बहुत सरल सवाल होते हैं, इनको हल करना बहुत ही आसान है और ये उन बच्चों के लिए भी प्रभावी होगा जो बच्चे गणित के छात्र नहीं हैं लेकिन गणित सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आराम से देखें, गणित बहुत ईजी है, उनको भी समझ में आता रहेगा। जैसे मान लीजिए 6A में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे समरूप आकृतियाँ, इसके दो उदाहरण देने हैं। तो सभी वृत्त, जितने भी वृत्त हैं सब आपस में समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज वो भी आपस में समरूप ही होते हैं, क्योंकि सब गोले हैं इसलिए सब एक जैसे हैं। सब समबाहु त्रिभुज हैं, सबकी भुजाएं एक समान हैं, इसलिए सब में एक जैसा त्रिभुज बनेगा। और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्त एक वर्ग, क्योंकि एक वृत्त है तो गोला है, एक वर्ग है तो चौकोर है, तो ये दोनों समरूप यानी एक जैसे रूप के नहीं हैं। और दूसरा आंसर इसका हो गया एक वर्ग एक आयत। इसकी जगह जो है आप लोगों का कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप लिख दीजिए एक वर्ग एक त्रिभुज या एक आयत एक त्रिभुज, इसी टाइप से मतलब अपने आप इसका उत्तर भी बना सकते हैं। और क्वेश्चन 2 है इसका, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो ये देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये जो है सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होते, चारों अलग अलग कोण होते हैं। आमने सामने का कोण बराबर होगा लेकिन 90 की गारंटी इसमें नहीं है। और जबकि ये देखने से बिल्कुल वर्ग लग रहा है। वर्ग का मतलब चारों भुजाएं इसमें भी बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री होगा, इसलिए ये और ये समरूप नहीं है। क्योंकि समरूप की शर्त होती है कि उनके भुजाओं का अनुपात तो समान हो। जैसे अनुपात का रेशियो तो ठीक है, 1.5 का दूना 3 है, इधर 1.5 का दूना 3 है, 1.5 का दूना 3, लेकिन एंगल काम को ख़राब कर दे रहा है ना। इसमें सब 90-90 है, इसमें थोड़ी ना सब 90 है, इसलिए समरूप नहीं है। क्योंकि समरूपता के लिए ज़रूरी होता है कि कोण भी बराबर हों और भुजाओं का अनुपात भी बराबर हों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखेंगे कि ये समरूप नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं। तो ये हमारा जो है ABCD हो गया, इसकी नेमिंग कर ले रहे हैं ABCD, और ये हमारा हो गया PQRS। अब इसमें बताना है समरूप है या नहीं। अब मान लीजिए कि इसमें ये 85 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 100 है, ये 100 है, और ये 105 है, ये 105 है। अब देखिए सारे कोण मिल रहे हैं, इसमें कोणों में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब भुजाओं का रेशियो देख लेते हैं इसमें। अब इसमें जो है DC की लंबाई है वो 2.4 है, इसी का देखिए जस्ट डबल 4.8 है। यानी जैसे मान लो ये 24 दून 48, ये 21 दून 42, ये 25 दून 50, यानी 5 दिया है, 2.5 का दूना 5, 1.5 का दूना 3, तो सब दूना दूना है। यानी कि इसमें भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसकी चारों भुजाएं जितनी हैं, इसकी चारों भुजाएं उसकी दुगनी है जस्ट। इसका मतलब सभी भुजाओं में रेशियो इक्वल है और कोण भी बराबर हैं। तो जब दोनों शर्त पूरी हो रही है कि हमारे कोण भी बराबर हैं और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये समरूप है। इसको लिख दीजिए समरूप है। इसका आंसर ख़त्म हो गया। इतना ही 6A में दिया गया है। तो आपकी 6A कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं 6B को। 6B जो है हमारा थेल्स थ्योरम पे आधारित है। अब इसमें 6B में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD अनुपात AB बराबर 1:3, यानी AD और AB का अनुपात दिया है। यदि AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, एक त्रिभुज ABC है, बिल्कुल आसान है, एक त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। ये त्रिभुज बन गया, इसकी नेमिंग कर दिए ABC। अब इसमें दिया है DE आधार BC के समांतर है। BC के समांतर ये हमने एक DE खींच दिया। ये दिया गया है कि समांतर है, ऐसे निशान लगा दीजिए, तो इससे हो गया कि ये समांतर है। AD और AB, ये AD है और ये पूरा AB है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, AD और AB, यानी AD इतना है 1 है,
रेशियो में, और ए बी जो है कितना है 3 है, यानी यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक 3 है। अब इसमें ए सी बराबर 4 दिया है क्वेश्चन में, ए सी मतलब इधर का ये टोटल दिया गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या है, ए ई का मान, इस वाले का मान निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी, ये तो दिया गया है, इतना तो दिया है त्रिभुज में कि इस त्रिभुज में ये पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम ने बताया था कि अगर पैरेलल रहेगा तो अनुपात दोनों तरफ बराबर रहता है, और हमने इसके पहले वाली वीडियो में ये भी बता दिया था कि अनुपात जिस ट्रिक से इधर लिखिएगा बस उसी तरीके से इधर लिखिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अब देखिए अगर समांतर रहता है तो अनुपात क्या होंगे, दोनों तरफ बराबर होंगे, यानी लिख दीजिए ए डी अपान पूरा ए बी, ये इसलिए ए डी अपान ए बी बराबर हो गया हमारा ए ई अपान कितना होगा बच्चों, क्योंकि हमने ए डी अपान पूरा ए बी ले रखा है तो उसी तरह ए ई अपान पूरा ए सी रखेंगे, इतना रख दिए। अब इसमें आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करना मतलब मान रख दीजिए। ए डी अपान ए बी 1/3 दिया गया है तो हम ए डी अपान ए बी की जगह 1/3 कर देंगे, बराबर ए ई हमें निकालना है, ए ई की वैल्यू x मान रखे हैं, x रख दीजिए। ए सी जो है कितना है, ए सी हमारा प्रश्न में 4 दिया गया है, ये यहाँ पे दिया है ए सी 4, इसकी वैल्यू भी पुट कर दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो गया 4 एकन्नम 4 और इधर हो गया 3x, यानी 3x बराबर 4 एकन्नम 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, x बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/3, ये यहाँ पे कोई निशान नहीं तो घोड़े का निशान है, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, बस 4/3। अगर हम लिखना चाहें तो यही हमारा आंसर हो गया, चाहे इसको मिश्र भिन्न में बदल लीजिए कि एक सही 1/3 होगा क्योंकि 3 एकन्नम 3 1 4/3, और चाहे दशमलव में कर लीजिएगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम अपने चित्र में आते हैं, जो बातें लिखी हैं वो चित्र में दिया गया है। अब मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण BAC ये वाला टोटल कोण हो गया, AD इसका समद्विभाजक है, ये जो AD आया है इस कोण को 2 बराबर भागों में काट दे रहा है। समद्विभाजक का मतलब होता है 2 बराबर भागों में काटना, मतलब ये हमारा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, इधर का 1 और 2 बराबर है। AB का मान 6 दिया है तो इधर 6 लिख दिए, AC 5 दिया है तो इधर 5 लिख दिए, BD 3 दिया है तो BD की जगह पे 3 लिख दिए। DC का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज में आप जान लीजिए कि जब कभी भी किसी त्रिभुज में एक कोण का अर्धक खींचा जाता है तो वो सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में काटेगा, यानी BD अपान DC जितना आएगा वही चीज़ होता है जिन भुजाओं से मिलके कोण बना होता है उनका अनुपात। मेरा कहने का मतलब है कि ये हमारा BAC किस भुजाओं से मिलके बना था, ये BA है और ये CA है, इन्हीं दोनों भुजाओं के मिलने से तो ये कोण बना है। तो जो इन भुजाओं का अनुपात होगा वही अनुपात यहाँ पे BD अपान DC का होगा। यही हमें लिखना है कि त्रिभुज ABC में एंगल BAC का अर्धक माने आधा आधा काट देना, बाइसेक्ट करता है, AD है। इसलिए अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कभी भी किसी त्रिभुज में कोण का अर्धक दिया गया है तो सामने भुजा, अब लिख देंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा, AB अपान AC, यानी AB अपान AC ये हो गया हमारा, बराबर होगा BD अपान DC।
ये BD/DC। अब देखिए बच्चों, ये ज़्यादा अब क्लियर हो जाएगा। ये एक त्रिभुज था और इस कोण को इस रेखा ने काटा। जब ये काटता है तो जिन भुजाओं से मिलके ये कोण बना है, इन्हीं का जो अनुपात होगा, यानी BA/AC जो होगा, वही इधर BD/DC होता है। बस मेरा इतना ही कहने का मतलब है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये D है ना, कुछ लिख गया था BD। अब इसमें जो है AB/AC की वैल्यू रख दे रहे हैं। यहाँ पे 6 आ गया और AC की जगह कितना आ गया, 5 आ गया। और BD की जगह कितना आ गया, इसकी जगह पे BD की जगह पे 3 आ गया। और DC तो हमें ज्ञात ही करनी है, इसको x मान लीजिए। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 6x = 5 3 जा 15, तो x = 15/6। इसको काट लीजिए। 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 5/2 और काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, कुछ भी कठिन नहीं, मतलब सिर्फ आपको एक बात ध्यान देनी है। समांतर दिया है तो इधर दोनों तरफ का अनुपात बराबर होता है। कोण का अर्धक दिया है तो इस भुजा और इस भुजा का, जिन भुजाओं से मिलकर कोण बना है, उनका जो अनुपात होता है, उसी अनुपात में ये सामने भुजाओं को काटती रहती है। बस इतनी ही बातें तो इसमें और इसमें ध्यान देनी है। इन्हीं बातों से आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होती रहेगी। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें बनाएंगे चित्र बनाने के बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1 2 3 केस दिए हैं, तीनों के लिए हम लोग चित्र बना देते हैं और तीनों में बताना है कि किसमें पैरेलल है किसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने पहला केस लिया तो पहला चित्र बनाएं। ये त्रिभुज हमारा है PQR। अब इसमें जो है EF, ये E और F PQ और PR पे हैं। क्रमशः का मतलब होता है कि जिस हिसाब से इधर दिया गया है भुजा, उसी हिसाब से इधर आपको ये वाले अल्फ़ाबेट लेने हैं। जैसे मान लीजिए ये PQ ऐसे है तो PQ पे हमारा E रहेगा और PR बाद में दिया है तो बाद में यहाँ कौन दिया है, F, इधर F रहेगा। इंग्लिश में से रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। ये EF हो गया कि त्रिभुज PQR है जिसमें EF इस टाइप से है, E PQ पे है, F PR पे है। अब हम पहला केस जब लेंगे तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, बस और कुछ नहीं करना। PE 3.9, ये PE जो है ये 3.9 है। ये EQ 3 है, EQ ये है 3, PF 3.6, PF 3.6 और FR 2.4, ये 2.4। अब हमको कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिए इन दोनों का रेशियो सेम है दोनों तरफ की नहीं। रेशियो सेम रहेगा तो कह देना पैरेलल है, रेशियो सेम नहीं रहेगा तो कह देना पैरेलल नहीं है। जैसे मान लीजिए हम PE/EQ निकालें तो PE/EQ जब हम निकालेंगे तो वैल्यू है हमारी 3.9/3। इसको काटना हो काट दीजिए। 3 × 9, 3 × 9, 3 3 × 9, यानी कि 1.3 आया। अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल ले रहे हैं PF/FR की। तो PF/FR = 3.6, FR की वैल्यू 2.4। अब डेसिमल हट गया क्योंकि दोनों में एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को बोल सकते हैं, वो हट जाता है। 36/24 है, इसको काट के देखते हैं। इस 6 चौको 24, 6 छांग 36, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। इसको अगर हम काटेंगे 3/2 को तो ये तो 1.5 आ जाएगा। 1.5, 2 × 9 2 5 10 ऐसे। क्या ये दोनों रेशियो बराबर आए? नहीं आए। तो लिख दीजिए
कि इसलिए समांतर नहीं है। क्यों समांतर नहीं है? अगर टीचर पूछेंगे क्यों समांतर नहीं, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि PE और EQ का जो रेशियो आया है वो PF और FR का रेशियो नहीं आया है, इसलिए समांतर नहीं है। अगर ये रेशियो मैच कर गया होता तो समांतर रहता। तो लिखना है समांतर नहीं है। अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में फिर हम बनाएंगे एक बार से त्रिभुज PQR। PQR और यही EF ऐसा ही रहेगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, जिसके पास किताब रहेगा उसको किताब में दिखता रहेगा। PE दिया है 4, तो PE पे रख दिए 4, QE पे 4.5। अब देखेंगे ये जो PF है 8 दिया गया है, तो PF की जगह 8 रख दिए। RF की जगह 9 है तो 9 रख दिए, ये हमारा RF है। अब बस दोनों तरफ का अनुपात देख लीजिए। अब जिन बच्चों को शॉर्टकट में जल्दी से करना हो, दोनों तरफ का अनुपात देखिए। एक तरफ है 4/4.5 और एक तरफ दिया है 8/9। 8/9 और ये दोनों बराबर हैं कि नहीं ज़रा चेक करिए। 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ये देखिए दिख रहा है बराबर है। बराबर है तो तुरंत लिख दीजिए ये समांतर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सिंपल है। अब कोई पूछे क्यों समांतर है, कह दीजिए PE/EQ बराबर है PF/FR, मतलब समान अनुपात में दोनों तरफ काट रही है, इसलिए समांतर है। और इसको हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, क्योंकि ये थेल्स का विलोम है कि अगर इधर अनुपात बराबर है तो समांतर होगी। ये सब जो है थेल्स के विलोम हम बोल सकते हैं इनको, थेल्स का विलोम। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसी तरीके से, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ पे EF है। वैल्यू पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन से। PQ 1.28, PQ का मतलब इस बार ये पूरा दे दिए हैं, 1.28 पूरे की वैल्यू है PQ भुजा की। और PR 2.56, PR इधर वाला पूरा दिया है 2.56, इधर भी टोटल की वैल्यू गिवन है। उसके बाद PE 0.18, ये है 0.18। और ये PF की वैल्यू भी 0.36 गिवन है, हम देंगे। उसके बाद अब हम इसका रेशियो भी देख लेते हैं। जैसे PE दिया है हमारा 0.18, 0.18, और फिर टोटल कितना दिया है 1.28, इधर निकाल लेते हैं। ये है 0.36, 0.36, और टोटल दिया है 2.56। अब इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, सब में 2 डिजिट है, सबका डेसिमल हट जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करें, कितने से आएगा, पहले 2 से काट देते हैं, सबसे सरल। 2 9 18, 2 6 12, 2 चौको 8, इसको 2 से काट देते हैं। 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। यह भी और कटेगा, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि ये 9 हो गया, ये 64 हो गया। कोई नंबर नहीं है हमारे पास जिससे काटें, इसको काट देंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 चौको 8। ये देखो 9/64 ये भी आ गया, 9/64 ये भी आ गया। इसका मतलब हमारा रेशियो ये इक्वल आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा PE/PQ इक्वल आ चुका है PF/PR के, PF/PR। देयरफॉर इसलिए हमारा EF पैरेलल होगा QR के। और रीजन क्या दिखा देंगे, रीजन में दिखा देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम के विलोम द्वारा, थेल्स प्रमेय का विलोम।
इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जो भी कारण लिखते हैं उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या दिया गया है कि दी हुई आकृति में यदि LM पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB इक्वल AN अपान AD। अब इसका मतलब देखिए क्या है, आकृति तो दी हुई है क्वेश्चन में पहले से ही, ये हमारा जो है LN है और ये LM है। LM पैरेलल है BC के और ये LN पैरेलल है DC के, यही दिया गया है हमें। तो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये जो AM अपान AB है, यानी AM इतना हो गया और ये AB टोटल हो गया, ऐसे लिए हैं ये, और AN अपान AD उसी तरीके से इधर लिए हैं कि सिर्फ AN यहाँ तक और फिर पूरा AD, इनका अनुपात बराबर सिद्ध करना है। तो ठीक है, हम लिख रहे हैं। देखिए बच्चों कितना आसान है, आप भी सोचेंगे इतना इजी था। हम लेंगे त्रिभुज ABC में, यानी ये ABC जो त्रिभुज है इसमें ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो क्या दिया है, ML पैरेलल BC, ML पैरेलल, ये ML है ना पैरेलल BC के, तो लिख देंगे BC। ये तो दिया है, ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, ये दिया है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, थेल्स ने बताया है कि जब ये समांतर रहता है तो समान अनुपात में काटता है, तो वही अनुपात हमको लिख देना है। जिस तरीके का प्रूफ करना वैसा ही अनुपात लिख दीजिए। AM अपान AB बोले हैं तो आप भी लिख दीजिए AM अपान AB, AM अपान AB बराबर, अगर जो जैसा इधर लिखें AM फिर टोटल लिया AB, तो इधर भी ऐसे ही ले लेंगे AL अपान AC, लिख दिए हम AL अपान AC। ये जो है हमने क्यों लिखा, पहला मान लीजिए कंडीशन हमने लिख ली, लेकिन लिखने का कारण था थेल्स प्रमेय, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया है, उन्होंने ऐसा बताया। लेकिन अब आप इसको समझ सकते हैं कि गणित में ऐसा होता है, त्रिभुज के केस में ऐसा होता है। पुनः दोबारा हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। इस बार हम त्रिभुज लेंगे ADC, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें ये समांतर है, इसलिए इन लोगों का अनुपात फिर इनके अनुपात के बराबर रहेगा, लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में हमारा LN, त्रिभुज ADC, इस बार ये त्रिभुज है ADC, इसमें LN पैरेलल है DC के, ये भी दिया ही है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो अनुपात होगा, जो इसमें AN AD दिया है, ये AN अपान AD, तो लिख देंगे AN अपान AD हमारा बराबर होगा AL अपान AC। ये दूसरा हो गया, इसका भी रीजन वही है थेल्स प्रमेय की वजह से, क्योंकि थेल्स ने ऐसा बताया है। अब प्रमेय का मतलब ही होता है कि अब ये गणित में ऐसी होता है त्रिभुज के केस में। अब हम समीकरण 1-2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1-2 की तुलना करिए बच्चों, दोनों तरफ देखिए तब तक ध्यान से, RHS और LHS में। समीकरण 1-2 की तुलना से कुछ मिला, तुलना करने पर या करने से आपको क्या मिल रहा है, देखिए AL अपान AC इधर भी है, AL अपान AC इधर भी है। ये जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा ये जो LHS है ये भी बराबर रहेगा। देयरफॉर AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD। प्रूफ आ गया, जो प्रूफ करना था। बताइए सरल था कि नहीं, बस लिख दीजिए इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन में है चित्र में AD BAC की समद्विभाजक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये उसी तरह फिर आ गया BAC, इसमें जो है इस एंगल का ये डिवाइडर इन बाइसेक्टर है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। समद्विभाजक का मतलब ये होता है बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये 50 पूरा कोण हो तो 25-25 इसको ऐसे मानते हैं समद्विभाजक का मतलब।
ये x का मान ज्ञात करना है। तभी हमने बताया अगले क्वेश्चन में इससे पहले कि इस कोण को बनाने वाली ये जो AB और AC भुजा है इसका वही अनुपात होगा जिस अनुपात में एक कोण समद्विभाजक थर्ड साइड को काटती रहती है। इसका मतलब है कि हम लिख दें डायरेक्ट कि त्रिभुज ABC में एंगल BAC का अर्धक कौन है, BAC का समद्विभाजक कौन है, को समद्विभाजित करता है, लिख दीजिए, को समद्विभाजित करता है कौन। दिखा बच्चों? नहीं दिखा तो जान लीजिए यही AD ही तो आ रहा है जो इसको समद्विभाजित कर रहा है, करता है AD। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, जब कभी भी त्रिभुज में ऐसा केस हो कि एक त्रिभुज के एक एंगल को एक एंगल बाइसेक्टर इक्वल डिवाइड करे, बराबर बराबर काटे, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये चित्र आपके मन में बैठ जाएगा, बस काम खत्म। देयरफॉर AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू हमारी 2 गिवन है, AC की वैल्यू हमारी 3.8 गिवन है, BD की वैल्यू 1.5 है और DC की वैल्यू निकालनी है। इसको x लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको कट रहा है काट दीजिए, थोड़ा सा आपका आंसर छोटा ही हो जाएगा कैलकुलेशन। 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 9 18। अब देखिए x एकन्नम x आ गया बराबर 1.9 इंटू 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 15 9 135, 13 हासिल आ गया, 15 एकन्नम 15, 15 13 28। एक अंक दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो उत्तर में हम लोग 2 अंक के बाद लगा देंगे, इधर से देख लेंगे 2, तो ये 2.85 ये हमारा आंसर हो गया। क्या इसमें कठिन था, ये भी तो सिंपल है कि ऐसा केस रहेगा तो ऐसा अनुपात लिख के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन अब विस्तृत उत्तरीय शुरू हो रहा है, तो विस्तृत उत्तरीय का मतलब लॉन्ग आंसर है, इसमें कहने के लिए लॉन्ग है लेकिन ये शॉर्ट से भी शॉर्ट है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना शॉर्ट, बस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ज्योमेट्री, इसको देखिए। ये हमारा त्रिभुज ABC है, ये क्वेश्चन में ही चित्र दिया गया है क्योंकि लिखा है दी हुई आकृति में DE पैरेलल AC, ये जो DE है इस AC के पैरेलल है, इसलिए हमने एक सिंगल निशान एरो का बना दिया कि आपको पता चले ये वाला इसके पैरेलल है। और दूसरा है DF पैरेलल AE, ये DF है ये पैरेलल AE, तो इस पे डबल एरो बना दिए कि ये वाला पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन EF, ये BF है अपॉन EF, यानी इनका रेशियो बराबर हमें सिद्ध करना है BE EC का रेशियो, ये BE EC, तो हम देख लेते हैं BE यहाँ है EC यहाँ है। ठीक है, हम लोग सिद्ध करते हैं। चित्र देखने में आपको लग रहा होगा कि हो सकता है थोड़ा कठिन हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है बच्चों, बस ये हम देखेंगे कौन सा किसके पैरेलल है, वो वाला हम पूरा एक त्रिभुज ऐसे पकड़ लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये इसके पैरेलल है तो आप इस एक त्रिभुज को ऐसे ले लीजिए ABE, लिखिए त्रिभुज ABE में। अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो क्या है, इसके ये पैरेलल है, लिख देंगे इसमें DF पैरेलल है AE के। इसलिए अब थेल्स ने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज में अगर ये समांतर रहेगा तो हमारा अनुपात बराबर रहेगा, तो अनुपात को हम बराबर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा BF अपॉन EF, ये वाला अनुपात किसके बराबर आएगा, यही DF है, यहाँ पे F पे काटा तो इसका रेशियो हो गया और ये इधर काट रहा है तो इसका रेशियो हो जाएगा, यानी BD, ये BD अपॉन DA। और कारण क्या है, कारण वही थेल्स प्रमेय, क्योंकि कोई चीज़ लिखते हैं तो सॉल्यूशन में लिखना चाहिए कि हमने क्यों लिखा, तो कह दीजिए हमको याद है कि थेल्स ने ऐसी बात कही थी।
बस। अब उसके बाद हम दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। अब ये देखिए ये वाला समांतर दिया है इसके, तो आप ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें ये साइड आ जाए। अब ये पूरी साइड लेंगे तो एक तो यहीं पे आएगा, लेकिन हमारा ये वाला नहीं आ पाया जो काट रहा है। आप पूरा ट्रायंगल ले लीजिए ऐसे। जब पूरा ट्रायंगल ले लिए तो उसमें ये साइड भी आ गई और ये दोनों भुजाओं को काट भी रही है। बस इतना ही देखना है। तो हम फिर से लेंगे त्रिभुज ए बी सी, इस बार पूरा बड़ा लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कौन किसके पैरेलल है? पूरे में ये वाला इसके पैरेलल है, यानी कि डी ई पैरेलल है ए सी के, इसलिए पैरेलल रहेगा तो अनुपात अब बराबर हमें लिखना है। तो आप लिख दीजिए, अब ई है देखिए ये डी ई है इसके पैरेलल, तो ई पे रेशियो पकड़ना है, यानी बी ई अपान ई सी। ये बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू, इधर ये डी है तो यानी कि बी डी अपान डी ए, इधर का लिख दिए बी डी अपान डी ए। ये दूसरा हो गया हमारा, इसका भी रीजन वही है। ऐसे कर दीजिए कि वही जो ऊपर रीजन है वही यहाँ पे है। समीकरण 1 2 की तुलना करने पर जो हमारा ये आ रहा है समीकरण 1 और 2, इनकी तुलना कर दीजिए। बस इसमें तुलना का खेल चल रहा है, 1 2 की तुलना से तुलना करते रहिए, आंसर लिखते रहिए। अब देखिए ये बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए, जब ये दोनों बराबर है तो इधर वाले भी आपस में बराबर हो गए। तुलना करने पे हमको मिल गया कि ये दोनों बराबर हो गए, यानी बी एफ अपान ई एफ इज इक्वल टू बी ई अपान ई सी। अब प्रूफ वाले से मिला लीजिए, बी एफ अपान ई एफ इक्वल बी ई अपान ई सी। जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बताओ बच्चों सरल था कि नहीं? अब देखिए बच्चों हम लोग अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये उससे भी सरल है। इसमें दिया हुआ है, पहले से ही चित्र है इस क्वेश्चन में, कि दी हुई आकृति में डी ई पैरेलल ओ क्यू। ये जो हमारा डी ई है ये इस ओ क्यू के पैरेलल है। हमने सिर्फ इसमें एरो का निशान लगा दिया है, किताब में नहीं लगा था। ये अपने समझने के लिए रहता है कि सिर्फ चित्र देख के ही हम लोग तुरंत जान लेंगे कि ये और ये समांतर है। और दूसरा दिया है डी एफ पैरेलल क्यू आर। पैरेलल माने समांतर, डी एफ पैरेलल क्यू आर। क्यू आर कहाँ पे है? ओ आर होना चाहिए ना क्वेश्चन में, ये ओ आर होगा। पता नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हो, लेकिन ओ आर सही है यहाँ पे। यह जो हमारा डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल है। अब हमें दर्शाना है कि ये जो ई एफ है ये पैरेलल होगा क्यू आर के। इसको पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग जो पैरेलल दिया है उसी के आधार पे लिखना शुरू कर दे रहे हैं। जो पैरेलल दिया हो उसको आप ध्यान से देख लीजिए। बस ये पैरेलल, तो सीधी सी बात है ये त्रिभुज हमारा आ रहा है, इसी त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में कौन सा पैरेलल है? ई डी। किसके पैरेलल है? पैरेलल है क्यू ओ के, चाहे ओ क्यू लिख दीजिए, इसमें पैरेलल है। इसलिए थेल्स ने क्या बताया था कि अनुपात बराबर होगी। अब अनुपात हम लोग लिख देते हैं क्यू ई अपान ई पी। ऐसे नीचे से ऊपर को लिख दे रहे हैं, चाहे ऊपर से आप नीचे को लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके से लिखेंगे तो सिर्फ आंसर आएगा, चाहे जैसे लिखिए आंसर आ जाता है। यही तो बढ़िया है गणित में। हम नीचे से ही लिख दे रहे हैं क्यू ई अपान ई पी इज इक्वल टू, बस नीचे से लिखें तो इधर भी नीचे से लिखेंगे ओ डी अपान डी पी, ओ डी अपान डी पी। ये हमारा पहला हो गया। क्यों हो गया? थेल्स की वजह से। हम थेल्स प्रमेय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, त्रिभुज पाठ। अब देखिए अब हम लोग को क्या दिया है? अब दिया है ये डी एफ पैरेलल है ओ आर। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये त्रिभुज लेंगे, दिख रहा है साफ साफ, पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। ट्रायंगल का नेमिंग भी अपने मन से कर सकते हैं, चाहे आर ओ पी लिखिए, बस तीनों अल्फ़ाबेट यही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने पी ओ आर लिखा तो आप वही लिखिए।
ROP भी लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में DF पैरेलल OR दिया गया है, DF पैरेलल OR, इसलिए क्या होगा, थेल्स ने बताया है अनुपात बराबर होगा तो लिख दे रहे हैं। बस ये है कि जैसा इधर लिखे थे वही ट्रिक से इधर लिखिए। हमने नीचे से शुरू किया तो इसमें भी नीचे से ही शुरू करेंगे। RF अपान ये RF हो गया अपान FP बराबर कितना, बराबर हमने ये त्रिभुज लिया है तो इसमें ये FD पैरेलल इसके था तो ये हो जाएगा OD और ये इधर DP, तो OD अपान DP किसकी वजह से, वही अपने थेल्स की वजह से। अब फिर वही लिख देंगे समीकरण 1-2 की तुलना से। आप यही तुलना करते करते खुद न तुलना हो जाना। बहुत आसान होता है, बिल्कुल आसान है। आप कहेंगे क्या गणित एकदम सिंपल चीज़ होती है। 1-2 की तुलना से अब देखिए बच्चों, OD अपान DP, OD अपान DP, यानी जब ये दोनों बराबर है तो इधर वाला पार्ट अपने आप बराबर हो जाएगा। QE अपान EP बराबर RF अपान FP, ये हमको मिल गया। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। QE अपान EP, ये QE अपान EP इक्वल टू RF अपान FP, ये हमको मिल गया। तो थेल्स ने तो पहले ही बताया था कि अगर ऐसे अनुपात बराबर होगा तो ये जो काट रही होगी EF ये इसके समांतर होगी। बस लिख देंगे कि अगर अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर होगी, यानी EF पैरेलल QR। ये कारण बना थेल्स का विलोम कि इस बार पहले रेशियो बराबर दिया है, बाद में हम समांतर बोल रहे हैं, इसलिए कहेंगे थेल्स का विलोम है। आसान था कि नहीं बच्चों? देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लगता है लेकिन इनमें कुछ भी नहीं रहता, बस हलवा है। अब बच्चों हम लोग 8वां सवाल करेंगे। 8वें सवाल में चित्र नहीं दिया है, बस लिखे हैं। इनके लिखे के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, अपना चित्र बना के आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि DF इंटू EF इक्वल होगा FB इंटू FA। यहाँ पर रेशियो के बजाय इंटू दिखा दिए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है परेशानी झेलने की, टेंशन लेने की, क्योंकि जब बटा रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। हम लोग चित्र बना के अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, तो एक चतुर्भुज बनाएंगे जो समांतर हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, आमने सामने की, यानी ये वाला इसके समांतर और ये वाला इसके समांतर, बन गया समांतर चतुर्भुज। पहली चीज़ जो बोले थे किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो ये हमारा बन गया ABCD समांतर चतुर्भुज। अब इसमें दिए हैं विकर्ण BD। अब मान लीजिए ये हमारा BD है, विकर्ण है ही है, मानना क्या है, B और D को ज्वाइन कर देंगे, वही विकर्ण हो गया। इन्होंने कहा रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, तो AE तो अभी हमारे पास है नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेंशन क्या लेना। लिखा है कि जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, बस इतना बोला गया है कि BC पे स्थित है, तो हम कहीं भी BC पे कोई बिंदु एक E मान लेते हैं, ये E पे स्थित है। बस अब देख लेते हैं इसको फिर से, रेखा AE को, तो AE कौन हुआ, A और E को मिलाने वाली रेखा AE हो गई, ऐसे मिला दिए। F पर प्रतिच्छेद करता है कौन, BD, AE को F पे प्रतिच्छेद करता है। इन्होंने लिखा है कि ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा F है। अब प्रूफ करना है कि ये जो DF है ये वाला और इंटू EF ये वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा FB इंटू FA। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। देखिए कैसे हल होगा, बहुत आसान है।
इसको हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें हम लगा दे रहे हैं सिमिलैरिटी लगा देंगे, बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर ले लें तो क्या क्या हो सकता है। एक देखिए, ये कोण अगर आपने पढ़ा हो पहले, आमने सामने के कोण जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण बनेगा इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये पैरेलल है, ये उसको ट्रांसवर्सल है, उसका काट रहा है उसको। तो ये कोण बराबर, कोण से दोनों समरूप हो जाएंगे। वैसे ये त्रिभुज चैप्टर में चल रहा है, इसलिए समरूपता का यूज कर लिए। समरूपता अभी विस्तार से आगे पढ़ना बाकी है, जो कि आपको आगे के वीडियोज़ में मिलेंगे। इसमें हम लिख दे रहे हैं, इसकी नेमिंग कर दे रहे हैं 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 इस कोण की। अब लिखेंगे हल में कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये लिख दिए। अब लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन दोनों का कारण एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। ये हो गया हमारा एकांतर कोण। जब दो कोण त्रिभुजों में बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज, जिन त्रिभुजों में ये कोण थे, ये वाले त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। यानी कि हमारा अगर लिखें AFD, त्रिभुज AFD समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज? देखिए हमने A लिया है, यानी ये जो दोनों 1 और 3 था, पहले हमने इसको नहीं लिया। उसी तरीके से आप इन दोनों को पहले मत लीजिए, E को लीजिए। तो त्रिभुज E, और उसके बाद देखिए A के बाद हमने F लिया है। F कहाँ है? सेंटर में। तो आप भी सेंटर लीजिए, AFB, यानी ये ट्रायंगल का नाम पड़ेगा EFB। ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए। समरूप होने पे भी हमने शुरू में ही छोटा सा बताया था कि कोण आपस में बराबर होते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दे रहे हैं। जैसे हमने मान लीजिए इस ट्रायंगल का AF भुजा लिया, AF, तो अपान इस त्रिभुज का कौन सा भुजा आएगा, यानी बिना कोण और 1 वाला। उसी तरह बिना कोण और ये, यानी EF आएगा। ये ऐसे समझ सकते हैं, AF अपान EF, ऐसे भी कह सकते हैं। फिर किसको लेंगे? प्रूफ में भी देख लीजिए, हम लोगों को AF की ज़रूरत है, EF की ज़रूरत है, अब DFFB की ज़रूरत है। ये DFFB यानी ये वाले आने चाहिए। तो अब हम बड़े त्रिभुज से लिख ले रहे हैं FD, यानी ये वाली। तो हो गया FD, तो इसका हो जाएगा FB। कारण लिख दे रहे हैं कि समरूप त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज ऐसे बना दीजिए, हो गया त्रिभुज। लिखते हैं, क्या टाइम खराब करेंगे। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये लिख देंगे यहाँ पे कि यही कारण है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये ब्रैकेट में हर चीज़ ऐसे लिख देने से फिर मार्क्स नहीं कटते। कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए तो फिर टीचर की मर्जी है, हो सकता है 0.5 या कुछ कट कर ले। अनुपात बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, ये तो आ ही गया। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, AF इंटू FB, बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, EF इंटू FD। अब देखिए ये जो प्रूफ करना था EF DF, ये आ गया EF DF, ये वाला बराबर है AF BF, ये वाला AF BF। बस ऐसे लिख दीजिए, आपका आंसर सही है। और या करके आप चाहें तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा केवल लास्ट में दिखाना चाहें सुंदर लगने के लिए तो लिख दीजिए, सुंदर लगने लगेगा कि बिल्कुल जो प्रूफ में लिखा था वही हमने लिख रखा है। ये हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, इति सिद्धम।
आप लोग लाइन नहीं खींचिएगा, हमसे जल्दी में ऐसे हो जाता है आंसर लिखते समय। इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। कैसा लगा बच्चों? अब बच्चों हम 9वां प्रश्न देखेंगे। इसमें भी चित्र नहीं दिया गया है, बस इन्होंने प्रश्न दिया है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पढ़ने में बड़ा झंझट लगता होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे एक एक वाक्य को पढ़ते जाएंगे, अपना सवाल हम लोग लगाते जाएंगे। त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से, यानी एक पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, आप आज़ाद हैं, चाहे जो तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। अब हम लोगों को नीचे यहाँ पे बिंदु मध्य वाला लेने में अच्छा लगता है तो हम यहाँ ले रहे हैं, बाकी रखेंगे चाहे इस पे सॉल्व सभी से होगा। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब है बीचों बीच। जैसे मान लीजिए ये पूरी लाइन BC 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर इधर 5 इधर, ये इनका कहने का मतलब है। से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी यहीं से एक अन्य भुजा ऐसे खींचेंगे तो ये अन्य भुजा के समांतर खींच गई। यहाँ से ऐसे हमने खींच दिया, इसका नाम DE रख दे रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई नेमिंग तो करना पड़ेगा। आप आज़ाद हैं, चाहे M रखिए, चाहे P रखिए, चाहे Q रखिए, नेमिंग में कोई समस्या नहीं है, आपकी मर्जी है, जो भी नेमिंग करिए। उसके बाद जो है अब प्रूफ करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक पे मध्य बिंदु लिए, एक के समांतर खींचे, ये हमारी तीसरी भुजा है। तो प्रूफ यही करना है कि इसको भी समद्विभाजित करेगी, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम लोग पढ़ के सोचे शायद कठिन है, बस लिख देंगे त्रिभुज ABC में DE पैरेलल AB, DE पैरेलल AB ये दिया है लिख दीजिए। उसके बाद अब क्या होगा, थेल्स ने क्या बताया था कि इनका अनुपात बराबर होगा, यानी लिख दीजिए BD/DC बराबर होगा AE/EC। इसमें क्या कठिन लगा? कुछ नहीं, जितनी देर से कर रहे हैं यही सब तो हम लोग कर रहे हैं। इसका रीजन है थेल्स प्रमेय। आप भी अपने को थेल्स समझिए कि अब आप जान चुके हैं तो अब आप ही थेल्स हैं। अब इसमें देखिए BD/DC इक्वल है, यानी BD को DC भी लिखा जा सकता है, या आप अपनी आसानी के लिए ऐसे कर लीजिए कि दोनों इक्वल है तो इस पे x मान लीजिए, इस पे भी x मान लीजिए। यानी BD की जगह भी हम x रख सकते हैं और DC की जगह भी हम x रख सकते हैं। इक्वल टू AE/EC, x कट जाएगा ऊपर नीचे, 1/1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ गया AE=EC। अब ये देखिए AE और EC अगर इक्वल आ गया तो इसका क्या मीनिंग हुआ? यही मीनिंग तो हुआ कि इधर भी बराबर आ चुका है। बस चाहे शब्दों में लिख दीजिए कि अर्थात E बिंदु जो है हमारा, ये वाला बिंदु, यहीं पे आपका आंसर हो चुका है। लेकिन आप चाहें तो बढ़ा के थोड़ा शब्दों में लिख सकते हैं कि E बिंदु AC को समद्विभाजित करता है, बस हो गया। E बिंदु AC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, सम मीन्स बराबर, दी मीन्स 2, भाजित माने भाग करना, अलग अलग 2 बराबर भागों में बांट दिया है, समद्विभाजित करता है, बस हो चुका है। क्यों बच्चों, क्या कठिन लगा? सिंपल है भाई, बिल्कुल। अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी चित्र नहीं दिया और प्रश्न दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर है CO/DO के। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात है कि आप जानिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का मतलब ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम का क्या मतलब है? समलंब चतुर्भुज मतलब 2 भुजाएं तो समांतर हैं लेकिन आमने सामने की, लेकिन जो बाकी की 2 भुजाएं हैं वो समांतर नहीं होती हैं। यानी समलंब चतुर्भुज के बारे में आप जानिए। देखिए इसका चित्र लगभग कैसे बनता है, ये और ये जैसे हमने ले लिया समांतर 2। अब इनको अगर आप मिला देंगे ऐसे, इसको थोड़ा और चाहे बड़ा कर लीजिए,
फिर ऐसे मिला दीजिए। तो अब ये दोनों नहीं समांतर हैं आपस में, लेकिन ये और ये समांतर है, इस पे समांतर का निशान लगा लीजिए। बस यही कंडीशन होती है जब हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसकी नेमिंग कर ले रहे हैं। इसमें दिया भी है ए बी डी सी के समांतर है, तो इसका नाम यहाँ नीचे ए बी रख देंगे, ये जो है सी, ये डी। ए बी और सी डी समांतर हो गया। इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, तो विकर्णों को हम ऐसे मिला देंगे। और उसके बाद देखिए ये जो है ये बन गया ओ। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए ओ अपान बी ओ ये वाला बराबर है सी ओ अपान डी ओ। ठीक है, ये वाला प्रूफ करते हैं। इसमें एक रचना कर दे रहे हैं छोटी सी, ताकि थेल्स प्रमेय की मदद से प्रूफ हो जाए। वैसे तो सिमिलैरिटी से ये भी हो सकता है, लेकिन थेल्स का ही उपयोग करने के लिए एक रचना करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, इसका निकालने चल रहे हैं और सबसे पहले रचना ही लिख दे रहे हैं कि हम एक चीज़ की मदद लेने जा रहे हैं। यहाँ से आप ओ ई पैरेलल ड्रा कर दीजिए, ऐसे ओ ई समांतर आप खींच दीजिए ए बी के, यानी रचना हमने करी ओ ई पैरेलल ए बी। अब देखिए ए बी के पैरेलल खींचा तो ए बी तो ओ सी के पैरेलल है, ये मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल हो गई। अब आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं कि ये डी सी के भी पैरेलल रहेगी, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। हमने इसको इसके समांतर खींच दिया तो ये तीनों लाइनें एक लाइन से समांतर हो गई। अब हम इसमें ऐसे दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक इधर से एक इधर से, जिसमें ये ऐसे समांतर आ जाएगा, इधर से ये समांतर आ जाएगा। हमारा सवाल हल हो जाएगा। हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें देखिए ओ ई पैरेलल ए बी है, तो लिखेंगे ओ ई पैरेलल ए बी है। इसलिए थेल्स ने हमको क्या बताया था, थेल्स ने बताया था कि ये पैरेलल रहेगा तो अनुपात बराबर रहेगी। नीचे से लिख दीजिए ए ओ अपान ओ सी, ऐसे ए ओ अपान ओ सी बराबर, इधर से लिख देंगे बी ई अपान ई सी, इसको लिख दिए बी ई अपान ई सी, ये हमारा पहला हो गया। फिर दोबारा लिखेंगे त्रिभुज, अब हम ये वाला पैरेलल ले रहे हैं, तो ये त्रिभुज हमारा तैयार हो जाएगा। एक हिसाब से इसका कोई भी नेमिंग बोल दीजिए, बी सी डी ऐसे कह दीजिए। तो त्रिभुज बी सी डी में ये जो हमने बी सी डी लिया, इस ट्रायंगल में ओ ई पैरेलल डी सी, ओ ई पैरेलल डी सी। इसलिए थेल्स प्रमेय ने क्या कहा था कि रेशियो बराबर रहेगा, तो फिर लिख देंगे बी ई अपान ई सी बराबर रहेगा बी ओ अपान ओ डी। तो लिख दीजिए बी ओ अपान ओ डी बराबर बी ई अपान ई सी, ये हमारा लिख गया। अब दोनों का कारण क्या था, दोनों का कारण थेल्स हैं, और थेल्स आप ही हैं, थेल्स प्रमेय द्वारा ऐसे लिख दिए। अब देखिए बच्चों, वही फिर आ गए एक दो तुलना, लिख दीजिए समीकरण 1 2 की तुलना से, समीकरण 1 2 की तुलना से। मैथमेटिक्स में ये तुलना बहुत आता है। इसकी तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी ई अपान ई सी, तो इधर ए ओ अपान ओ सी, बी ओ अपान ओ डी, मतलब ये सेम हो चुका है, इसलिए ये दोनों भी बराबर रहेंगे। बस आपका काम खत्म हो गया। ए ओ अपान ओ सी इक्वल, चाहे इसको ओ बी अपान ओ डी कह दीजिए, बी ओ कहिए, कुछ कहिए, सब ठीक है। ये ओ बी अपान ओ डी, इससे मिला लीजिए ए ओ अपान बी ओ। अच्छा, अभी नहीं मैच किया है बच्चों, देखिए हम लोगों का आंसर इस टाइप से निकला है ए ओ अपान ओ सी, जबकि यहाँ ए ओ और ओ सी इधर है। तो आपको आज एक लॉजिक और बता दे रहे हैं, गणित में लॉजिक हैं, और इतने लॉजिक आसान रहते हैं कि आप तुरंत समझ जाएंगे। अब देखिए, इसको हम तुरंत देयरफॉर कह के अंश बटे अंश कर सकते हैं। जो हमको प्रूफ में ए ओ अपान ओ बी लाना था वो हम लिख सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कैसे। ए ओ अपान ओ बी इज इक्वल टू हर बटे हर, यानी ओ सी बटे ओ डी। अगर ऐसा अपान इक्वल है तो अंश बटे अंश और हर बटे हर भी बराबर हो जाता है। इसको समझने के लिए यहाँ तो इति सिद्धम हो गया, लेकिन आपको हम
दिखा दे नहीं कहेंगे सर कि जो मन में आता है बताते हैं। देखो बच्चों इधर मान लीजिए कि ये 2/7 है, तो अगर हम इसका दुगना कर दिए 4 और इसका दुगना कर दिए 7 दूनी 14। अब देखिए ये दोनों रेशियो इक्वल हैं कि नहीं, ये दोनों रेशियो इक्वल माने जाएंगे, क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो ये भी तो 2 दूना 4 है कि नहीं, और 2 सते 14, 2/7 ये भी बनेगा, 2/7 ये भी बनेगा, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल थे। अब अगर हम इसमें चाहें कि अंश बटे अंश लिख दें यानी 2/4 और इधर हर बटे हर लिख दें यानी 7/14, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हैं? आप देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 1/2 1/2। कुछ फर्क आया इक्वल के साइन पे? नहीं आया। इसका मतलब जब इस तरीके से अपान इक्वल होता है तो उनका अंश बटे अंश लिख दो, हर बटे हर लिख दो तो भी बराबर रहता है। आज से मन में बैठा लीजिए ये लॉजिक, काम आता रहेगा यदा कदा। धन्यवाद। अगला देखते हैं बच्चों को। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी चित्र नहीं दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO इक्वल CO/DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये जो हम लोग अभी 10वां किए हैं उसी का जस्ट विलोम क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। ये भी प्रूफ हो जाएगा, समझ भी जाएंगे, उन्हीं चीज़ों से उन्हीं तथ्यों से मिलता जुलता है। एक चतुर्भुज का नाम इन्होंने लिया है ABCD है, बाद में उसको समलंब प्रूफ करना है, लेकिन चित्र हम लोग समलंब का ही बनाएंगे तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए सिर्फ बनाते हैं। बाकी तो आप थोड़ा आड़ा तिरछा भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज कहें तो चाहे जो बनाओ। अब एक चतुर्भुज ABCD हमने मान लीजिए 4 भुजाओं से निर्मित एक आकृति ले ली। अब इन्होंने कहा कि इसके जो विकर्ण हैं O पे काटते हैं। ठीक है, इसका भी विकर्ण ये O पे काट रहा है, हमने भी कटवा दिया इसको O पे, आप भी कटवा देना। अब देखिए सिद्ध, हाँ, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO यानी AO/BO जो उस बार प्रूव करना था वो इस बार गिवन में है CO/DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें भी एक रचना वही जो पुरानी अभी पिछले क्वेश्चन में की है वही करनी पड़ेगी। ठीक है, हल करते हैं, आसान है। रचना सबसे पहले लिख दे रहे हैं कि हम क्या रचना करेंगे। रचना करेंगे हम OE पैरेलल AB, क्योंकि इस बार तो ये पैरेलल है ये पता नहीं है, लेकिन हम तो इसके ड्रा कर सकते हैं पैरेलल, कि ये वाली लाइन हमने ऐसे खींची कि इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, OE पैरेलल AB खींचा, ये हो गया। अब देखिए हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज CAB में हमारा OE पैरेलल AB है, OE पैरेलल AB है, इसलिए थेल्स ने बताया था कि रेशियो बराबर होगा, यानी AO/OC इक्वल टू BE/EC, ये हो गया। अब देखिए परंतु हमें दिया है, यहाँ बात परंतु वाली आ जाती है। परंतु ये दिया गया है कि यहाँ से हम लेके आते हैं कि हमें दिया क्या गया था, AO/BO इक्वल टू CO/DO। अब देखिए यहाँ पे AO/OC है, यहाँ तो AO/OC है नहीं, AO/CO आमने सामने है, तो वही पुराना सिस्टम कि ऐसा अनुपात है तो क्या हुआ, हम अंश बटे अंश लिख सकते हैं कि बराबर रहेगा हर बटे हर के, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो गया। अब देखिए AO/OC ये हमारा पहला हो गया, ये थेल्स की वजह से हुआ, और ये दूसरा तो दिया है की वजह से हुआ ही है। ये तो लिख ही दिए हैं कि दिया है, इधर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका समीकरण 2 कर दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 2 की तुलना से हमारा आंसर मिलने वाला है समीकरण 1 2 की तुलना से।
ए ओ अपान ओ सी दोनों तरफ हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी हमारा बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान डी ओ। अब देखिए इसमें चित्र में हम देख लेते हैं, ये बी ई अपान ई सी इक्वल आ गया है बी ओ अपान डी ओ, यानी अगर इस त्रिभुज को हम पकड़ें ऐसे तो ये दोनों रेशियो इक्वल आ चुके हैं। जब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो थेल्स का इन्वर्स क्या है, थेल्स का विलोम यही तो है कि रेशियो अगर इक्वल तो ये महाशय इसके पैरेलल, बस आपका काम हो गया। बस लिख दीजिए देयरफॉर हमारा ओ ई पैरेलल रहेगा डी सी के, क्यों, क्योंकि थेल्स का विलोम है। ये इतना आसान है, ऐसा नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिए। ये बी ई अपान ई सी, ये बी ई अपान ई सी, बी ओ अपान ओ डी, जब इधर का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल रहेगा, तो ओ ई डी सी के भी पैरेलल हो गया। अब देखिए हमने रचना में क्या किया था, रचना में हमने किया था ओ ई पैरेलल ए बी, और हमको मिल गया कि ओ ई पैरेलल डी सी के, यानी इसके पैरेलल हमने खींचा ही था और ये इसके पैरेलल भी प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्यों की लिख दे रहे हैं, क्योंकि ओ ई पैरेलल ए बी है रचना से, तो आपको क्या मिला कि अगर ओ ई के दोनों समांतर है ए बी भी डी सी भी, तो इसका मतलब है कि हमारा ए बी और डी सी समांतर हो चुका है, कि ए बी जो है समांतर हो गया है डी सी के। अब देखिए बच्चों इस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे जिसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर हो चुकी है, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की तो ये गुण है कि आमने सामने की एक जोड़ी जो है समांतर हो और दो जोड़ी से कोई मतलब नहीं, उनको असमांतर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी समांतर हो जाते तो इनका नाम समांतर चतुर्भुज पड़ जाता। इसलिए लिख दीजिए, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं था, सब ज्ञान की बातें हैं और सब काम आती रहेंगी हर जगह आप लोगों को। ये आपका सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सरल है। इसमें सीधा है हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। चित्र नहीं दिया गया है इसलिए हमें खुद बनाना पड़ेगा, और खुद बनाने में अच्छा भी रहता है, अपने मन से नेमिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हमने मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC बना लिया और क्वेश्चन में दिया है कि एक कोण को, ये किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, ये एक कोण हो गया, इसका समद्विभाजक मतलब इसको बीचों बीच से दो बराबर भागों में काटने वाला समद्विभाजक। ये कोण एक बराबर कोण दो हो गया, ये नेमिंग है, इतने का नाम एक पड़ गया, इतने का नाम दो पड़ गया, ये दोनों बराबर है। तो अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए बहुत सरल कोई सॉल्यूशन है इसका। लिखेंगे त्रिभुज ABC में डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अब ऐसे भी लिखना सीखिए धीरे धीरे। समद्विभाजक है, इससे अच्छा है लिख दीजिए एंगल 1 इक्वल 2, यानी हो गया कि दो बराबर भागों में AD ने काटा है। इसलिए हमने पढ़ रखा है कि अगर ये समद्विभाजक है तो उसी अनुपात में काटेगा जिस अनुपात में ये कोण बने थे जिन भुजाओं से, यानी कि AB अपान AC इज इक्वल टू BD अपान DC। अब BD अपान DC इसमें आ गया है। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो सम्मुख भुजा है दो बराबर भागों में बट गई है, कोण का अर्धक भी है और सम्मुख भुजा को भी काटा है बराबर भागों में।
तो ठीक है, जहाँ पे BD है और DC है ये दोनों बराबर है, हम इसको चाहे तो x मान लें, चाहे तो एक और ट्रिक देख लीजिए इसको, या इसी को हम लिख सकते हैं AB/AC इक्वल टू, क्या हम BD को DC नहीं लिख सकते? लिखा जा सकता है, क्योंकि ज्योमेट्री में ऐसा होता है, जब ये दोनों लंबाइयाँ सेम हैं तो हम BD के नाम को DC नाम दे सकते हैं, ऐसा लिखना सीखिए। तो BD की जगह DC लिख दिए, ये अपॉन DC कैंसिल हो गया, यानी 1/1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, AB इक्वल AC आ गया। AB इक्वल AC आ जाने का क्या मतलब हुआ? ये एक त्रिभुज था, AB और AC बराबर आ चुका है, इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे ही तो कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो दो भुजाएं तो बराबर आ गई AB और AC, बस हो गया सिद्ध। कौन कहेगा कि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है? इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, हमारा आंसर हो गया है। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज है। वहाँ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB/BC इक्वल DA/CD होगा। इसमें भी चित्र नहीं दिया है, चित्र हम लोग खुद बना लेंगे। एक चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाने के बाद इसके हम एक विकर्ण को बना लेंगे। मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बना दिया ABCD और इसका एक ये विकर्ण बनाया हमने BD, चाहे इसको बना लीजिए चाहे इसको एक को बनाना है। तो इसमें दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD जो है, ये BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। मतलब ये B वाला कोण और ये D वाला कोण समद्विभाजित हो गया है, यानी एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है। अब ये सिद्ध करना है कि AB/BC, ये AB/BC इक्वल होगा DA/DC। प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं है। इसमें हम एक छोटी सी रचना कर देंगे अपने सवाल को हल करने के लिए। रचना मात्र इतनी है कि AC को मिला दीजिए, ऐसे 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 मिला दीजिए, जो इस विकर्ण को O पे काट रही है। तो लिखेंगे AC मिलाया जो BD को, BD हमारा पहले विकर्ण है तो BD को O पर काटता है। अब ज्योमेट्री में काटता को अधिकतर प्रतिच्छेद शुद्ध भाषा में लिखा जाता है, O पर प्रतिच्छेद करता है। ये भाषा अच्छी लगती है, प्रतिच्छेद करता है। इतना हो गया। अब हम इसमें त्रिभुज लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिया त्रिभुज ACD में, यानी ADC में, ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ADC में देखिए क्या दिख रहा है। त्रिभुज ADC में हमारा ये जो DO है इस कोण का अर्धक है। मतलब इस त्रिभुज में DO कोण D का अर्धक है। ये इसलिए हम लोग इतनी देर से क्या पढ़ते चले आए हैं कि जिन भुजाओं से कोण बना है, यानी AD/DC बराबर होगा AO/OC। ये हो गया AO/OC, इसको पहला लिख दीजिए। अब हम आते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज हम इधर से ले लेंगे, जो B वाला कटा है, ये और ये वाला। इसमें भी 1 2 इक्वल है, इसमें भी ये जो है कोण का अर्धक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B का अर्धक कौन है? कोण B का अर्धक BO है। चित्र में देखते रहिए, सब दिखता रहेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे AB/BC इक्वल टू AO/OC। अब इसमें भी वही करना है तुलना। ये 1 है, ये 2 है, दोनों में देखिए AO/OC, AO/OC।
इसलिए हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1-2 की तुलना से समीकरण शॉर्ट में लिख दीजिए, ऐसे समी करके बिंदी रख दीजिए, समीकरण 1-2 से बस तुलना उलना ना लिखिए, हो गया इससे AO/OC मैच कर गया, इसलिए दोनों इक्वल होगा, यानी कि AD/DC इक्वल टू AB/BC ये हमें मिल गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, AB/BC। इस बस प्रूफ हो गया है। इसको क्वेश्चन वालों ने आगे लिखा है, इसको उधर लिखा है, और कोई बात नहीं, या करके लिखना हो लिख दो, इसको पहले लिख दो AB/BC इक्वल टू AD/DC। तो देखने में बिल्कुल मैच कर जाएगा कि हाँ इस तरह है, इति सिद्धम। कहाँ कठिन था, उसी तरह तो है जैसे सारे क्वेश्चन किए गए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 14 वाले में हम लोग देखें तो क्या है कि ये ABCD समलंब चतुर्भुज में AB पैरेलल DC है, तो सिद्ध कीजिए कि DE/EB इक्वल EC/EA। ये किताब से क्वेश्चन लिया गया है। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो आप ये सोचिए कि ABCD तो चलिए ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, AB पैरेलल DC है, लेकिन E कहाँ से आया? ना क्वेश्चन में फिगर दिया गया है और ना E के बारे में कोई क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन अधूरा है पहली चीज़। लेकिन अगर आप इसको हल करना चाहें तो हमने जो 10वां क्वेश्चन अभी लगाया था उसी से मिलता जुलता है, उसको बना लीजिए। मतलब E को हम लोग विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु मान के इस सवाल को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया DC, ये नीचे हो गया AB पैरेलल, ये ABCD ये पैरेलल हो गया। अब E के बारे में तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, तो हम लोग अपना यही कर लें, इसको ऐसे मिला के इसको E लिख दे रहे हैं कि E पे प्रतिच्छेद करता है, क्योंकि क्वेश्चन में जब है नहीं तो ये क्वेश्चन पहली बात तो गलत समझिए, किताब में था तो मैंने लिख लिया है। और उसके बाद इसको जब सॉल्व करना होगा DE/EB इक्वल AE/EC, इस टाइप से सॉल्व करना होगा जब EC/EA। तो वही रचना करेंगे जैसे तभी किए थे, इधर ED कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। अभी 10वां लगाए थे इसलिए रिपीट करने के समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10 की तरह है सेम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के 2 समकोण त्रिभुज ABC तथा DBC हैं। मतलब ये विकर्ण BC उभयनिष्ठ है, मतलब कामन है, जिसपे कि 2 समकोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज और एक ये वाला समकोण त्रिभुज DBC और ABC बने हुए हैं, तथा भुजाएं AC तथा DB एक दूसरे को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ACDB, ये AC और ये DB एक दूसरे को P पे, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है कि AP गुणे PC, ये AP है ये PC है, इसका गुणा बराबर रहेगा DP गुणे PB के। तो ठीक है, इसका हल भी बिल्कुल आसान है, इसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले ध्यान से देखिए, ये 90 है, और अगर ये कोण हम देखें तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, जो कि बराबर होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लो, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज। अब देखिए ये दोनों कोण किस त्रिभुज में हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। तो हम बस इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं और सब छोड़ जाएगा, इसमें छूट जाएगा। तो त्रिभुज लेते हैं ABP, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज DPC कहिए चाहे CPD कहिए, CPD में एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल A और एंगल D बराबर है, ब्रैकेट में लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है शीर्षाभिमुख कोण, इसको लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण। ये ऐसे लिख दिया, ये शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद
दो कोण अगर दो त्रिभुज में बराबर हो चुके हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर होता है, उससे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिख दीजिए कोण कोण के नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी पी समरूप हो गया त्रिभुज सी पी डी के। ये कारण कोण कोण शॉर्टकट में लिख दीजिए। कोण कोण नियम होता है समरूपता का, अभी समरूपता हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में। समरूप हो गया तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिख दे रहे हैं। जैसे छोटे वाले इधर वाले त्रिभुज का हमने ए पी लिया, इसलिए ए पी अपॉन इधर का, जैसे ये ए पी लिए हैं तो इधर से डी पी लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 और 1 वाली साइड लिए हैं तो इधर भी 90 और 2 वाली साइड लेंगे, डी पी बराबर। अब इधर से ले लेते हैं बी पी, चाहे इसको पी बी कह दीजिए ऐसे, चाहे इधर से उधर को कुछ भी कहिए, पी बी बटे, अगर हम इसे पी बी लिए हैं तो इधर से लेंगे सी पी। बस अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए पी सी पी बराबर डी पी पी बी। हमारा सवाल सिद्ध हो गया, बिल्कुल आसान था। 16वें क्वेश्चन में दिए हैं कि निम्न आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। इसमें हम देख लेते हैं अपने चित्र में, ओ पी पे ए रहेगा, क्रमशः लगा देने का मतलब यही होता है कि ओ पी पे ए है, ओ क्यू पे बी है और ओ आर पे सी है। तो इसमें देखिए ये हमने ओ पी पे ए बिंदु ले लिया, ये ओ पी है, इस पे ए है, चित्र दिया हुआ है, हमको अलग से नहीं बनाना पड़ा, क्वेश्चन में ही है। और ओ क्यू पे ओ क्यू देख लीजिए, इस पे बी है, और फिर ओ आर देख लीजिए, इस पे कौन है, सी है। अब इस प्रकार है कि लिखा है ए बी पैरेलल पी क्यू, ये जो हमारा ए बी है, ये वाली लाइन ए बी ये पी क्यू के पैरेलल है, इसलिए हमने इस पर एक ऐसे सिंगल एरो बना दिया कि ये दोनों पैरेलल है, हमको उसमें बार बार ना पढ़ना पड़े, देखने से ही पता चल जाए। ए सी पैरेलल पी आर, ये जो ए सी है ये पी आर के पैरेलल है, इस पर भी डबल डबल एरो लगा दिए कि ये और ये पैरेलल है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि बी सी क्यू आर पैरेलल होंगे, ये पैरेलल का निशान, जैसे दो खड़ी लाइन पैरेलल के निशान, बी सी और क्यू आर को पैरेलल करना है प्रूफ। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं, प्रूफ कर देंगे, अब क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, चित्र में सब बना हुआ है, बना दिए हैं। अब इसमें जो है जैसे भी दिया है, मान लीजिए हमारा ये जो है लेते हैं हम इसमें ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखिए थेल्स थ्योरम के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस त्रिभुज को हम लेंगे तो ये भुजा इसके समांतर है, थेल्स थ्योरम का यूज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, ये दिया है, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, प्रश्न में दिया है, बाकायदा चित्र में दिया है, इसलिए हमें तो सिर्फ देख के लिखना भर है कि थेल्स ने क्या कहा था वही लिख दीजिए। ओ ए अपान ओ बी, ऐसे लिखने के बजाय आप सीधा लिखिए, क्योंकि सीधा दिया है तो सीधा पहले भुजा लीजिए। ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी हमारा बराबर रहेगा ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू, ये पहला हो गया। अब हम कारण क्या है भाई, थेल्स है, थेल्स प्रमेय, और आप जानते ही हैं थेल्स आप ही हैं। अब दूसरा लेते हैं त्रिभुज ये वाला इधर, क्योंकि ये चीज़ इसके समांतर दी गई है तो हम ये त्रिभुज पकड़ते हैं इसमें।
ROP या POR चाहे जो बोलिए, त्रिभुज POR में हमारा AC पैरेलल है ये वाला इसके PR के, PR दिया है। इसका भी रीज़न वही है कि ये क्वेश्चन में दिया है कि पैरेलल है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC/OR, OC/CR। हाँ ये देख लीजिएगा, नहीं तो ये C है, इक्वल टू इधर से AO/AP, AO/AP ये दूसरा हो गया। कारण है थेल्स प्रमेय। अब देखिए इसमें दोनों की तुलना कर देते हैं, समीकरण 1-2 की तुलना से, समीकरण 1-2 की तुलना से AOAP दोनों में आ गया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। आपका बाई चांस ऐसे लिख गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुलना का मतलब ही यही होता है कि हम तुलना कर रहे हैं, देख रहे हैं AOAP इधर भी है, AOAP इधर भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मतलब OB/BQ इक्वल टू OC/CR। अब देखिए अगर ऐसा आ गया है कि OB/BQ, ये OB/BQ इक्वल टू OC/CR। अब अगर इस ट्रायंगल में आप ऐसे देखिए तो ये रेशियो इक्वल आ रहा है दोनों तरफ का, तो इसका मीनिंग क्या है, थेल्स का विलोम यही कहता है कि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये इसके समांतर होगा। बस लिख दीजिए देयरफॉर BC जो है समांतर होगा QR के, ये इसलिए कि थेल्स का विलोम है, ये भी सिद्ध हो गया है। अब देखिए बच्चों इसमें 16 क्वेश्चन थे, पूरे 16 सॉल्व कर दिए गए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो फिर बने तो वो आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो आप लोगों के त्रिभुज चैप्टर से ही अभी रहेगा, क्योंकि अभी कोण भुजा ये सब थ्योरम बताने बाकी हैं और अगली एक्सरसाइज भी बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।